हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बताने जा रहे हैं कक्षा 6 से JCERT बुक मतलब झारखंड बोर्ड के बुक का भूगोल का अध्ययन जो कि है सौरमंडल का कंप्लीट बेसिक थ्योरी। ठीक है, इसका पार्ट 1 हमने पहले कंप्लीट करा चुका है, जिसमें हमने सौरमंडल सूर्य ग्रह के बारे में अच्छे से बताया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट ग्रहों के बारे में एक एक के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए, पहला है बुध। ठीक है, जिसको अंग्रेजी से मरकरी बोलते हैं। तो बुध के बारे में जान लेते हैं। बुध जो कि हमने बताया था कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है, तो वही लिखा है कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक है, यह आकार में सबसे छोटा है। अपनी कक्षा में सूर्य के एक चक्कर लगाने में मतलब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल कितना दिन लगता है? 88, ठीक ना, 88 दिन लग जाती है। कितना दिन लगता है शुक्र बुध को एक चक्कर लगाने में? 88 दिन लग जाती है। क्लियर। अब अगला है शुक्र, जिसको वेनस बोलते हैं। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार यह ग्रह दूसरा ग्रह है। ठीक है, पहले आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र। यह आकार की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ही सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। ठीक है, और शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह आकार और आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है। यह ग्रह सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात देखा जा सकता है, इसीलिए इसे सुबह का तारा एवं शाम का तारा भी कहते हैं। ठीक ना, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि शुक्र मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, शाम का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्यास्त और सूर्योदय के पहले दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे है मंगल, जिसको मार्स बोलते हैं। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक ना, तो पूछा जाएगा कोई क्वेश्चन कि कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा मेरा मंगल ग्रह। यह ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। ठीक ना, पृथ्वी का आधा है। मंगल सूर्य के दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। पहला आता है बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल चौथा नंबर पे आता है। तो पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है, मतलब इसमें स्थल पाया जाता है। ठीक है, चट्टान वट्टान में पाया जाती है। इसमें अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। क्लियर, यहाँ पे मतलब बताया कि मंगल और पृथ्वी का घूर्णन और मौसमी चक्र सेम है। अब आगे जानते हैं बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति के बारे में हमने बताया था कि यह सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह पांचवा ग्रह है। सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक क्या है? उपग्रह है। तो बृहस्पति में ही सबसे ज्यादा उपग्रह पाया जाता है। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा जिसको बोलते हैं, और बृहस्पति का ढेर सारा उपग्रह है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति का है, क्योंकि वह बड़ा पिंड हो गया। ठीक ना, बृहस्पति सबसे बड़ा पिंड है, इसलिए उसका उपग्रह भी ज्यादा है। और ये उपग्रहों की संख्या कितना है? 97 है। ठीक ना, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन से ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है, तो वो हो जाएगा बृहस्पति। और कितना है तो कह देंगे 66। क्लियर, आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं आगे, जो कि है शनि। यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। इसको सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके चारों ओर चमकीली छल्ला है। ठीक ना, चारों ओर ग्रह के चारों ओर चमकीली छल्ला होता है। और ये पूछा जाए ये छल्ला किसका बना होता है, तो ये छल्ला उल्का पिंडों से बना होता है, मतलब छोटे छोटे उल्का कणों से बना होता है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये उल्का जो पिंड है, यह इसमें ज़्यादातर पानी की मात्रा रहता है। पानी का मतलब बर्फ बना हुआ रहता है और कुछ चट्टान भी मिला हुआ रहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि छल्ला किसको बोलते हैं, जो इसके चारों ओर शनि के चारों ओर रहता है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है। यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद, ठीक ना, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्लियर, शनि के कितने हैं? 62 उपग्रह है। ठीक ना, 62 उपग्रह है, जबकि तुम्हारा बृहस्पति का सबसे ज्यादा था, कितना था? 67। तो अब जानते हैं इसमें टाइटन जो है वो सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। किसका? शनि का। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो वह हो जाएगा टाइटन। ठीक है, शनि ग्रह की रचना
शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से बना हुआ है। दोनों गैस ही है, ठीक ना, हाइड्रोजन गैस है और हीलियम भी गैस है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा शनि ग्रह के बारे में। तो कुछ जानने योग्य बात था, वो भी चलिए जान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि हमारा सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत जो है वो ओलंपस मोन्स मतलब मंगल ग्रह पर अवस्थित है, ठीक है। और सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी ग्रहों के नाम को इस प्रकार आसानी से याद रखा जा सकता है, ठीक ना। पहला होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक ना। इसी तरह आता है तो वही लिखा है, एक ट्रिक दिया गया कि माई वेरी इफेक्टिव मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक ना। तो सब में एम फॉर मार्स हो गया, ठीक है, इस तरह करके दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे है गैलीलियो, ठीक है, गैलीली ने सन 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह को देखा था, ठीक है, शनि ग्रह की खोज की थी, कब में, 1610 ईस्वी में। चलिए आगे जानते हैं अब यूरेनस के बारे में। तो यूरेनस के बारे में कह रहा है कि यूरेनस के भी चारों ओर छल्ले हैं, ठीक ना, वही छल्ले हैं जो शनि ग्रह में थे। सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है। आकार की दृष्टि से यह तीसरा बड़ा ग्रह है। पहला होता है आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि होता है, उसके बाद यूरेनस होता है, ठीक है। और विलियम हर्सन ने यूरेनस की खोज की है, ठीक ना। अगर पूछ दे क्वेश्चन की किसने खोज की थी तो विलियम हर्सन हो जाएगा, ठीक है। नेपच्यून के चलिए बारे में जान लेते हैं। यह आकार और बनावट में यूरेनस के समान है। इसका आकार की दृष्टि से यह चौथा बड़ा ग्रह है, ठीक है। तीसरा मतलब यूरेनस के बाद नेपच्यून होता है, चौथा सबसे बड़ा ग्रह। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया है कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सिरसी तथा प्लूटो बौने ग्रह है। अब ये बौने ग्रह क्या होता है? तो बौना ग्रह आप लोग सिंपल भाषा में जान लीजिए कि उस ग्रह को बोलते हैं जो साइज में बहुत छोटा होता है, लेकिन वो एस्ट्रॉयड नहीं होता है, ठीक ना, मतलब वह उल्कापिंड नहीं होता है और ना ही वह ग्रह होता है, उसी को बौना ग्रह के कैटेगरी में रखा जाता है। बस इतना सा जान लीजिए। तो पहले हमारा प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन फिर 2006 में इसको बौना ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया है, जैसे सीरीज को रखा गया। इस तरह के 4 इस तरह के बौने ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में। चलिए अब आगे जानते हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में कह रहा है कि आकार की दृष्टि से यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरी ग्रह है, ठीक ना, सूर्य की दूरी के हिसाब से, ठीक ना, तीसरा ग्रह है। पहले आता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, ठीक है। यह आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ी है। हम लोग, ठीक ना, आंतरिक और बाह्य ग्रह के बारे में पिछले क्लास में हमने बताया था। तो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, ठीक ना। सूर्य जो है वह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। यह ध्रुवों के पास है, ठीक ना, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुव मतलब देखो, पृथ्वी गोल होती है ना, तो ऊपर और नीचे दोनों को ध्रुव बोला जाता है। तो दोनों ऊपर और नीचे वाला भाग में इस तरह का चपटी होती है, संतरे की तरह, ठीक है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभा कहा जाता है। भू आभा का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, ठीक। अब आगे है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैस पाई जाती है। यह गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपलब्ध है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे क्या अद्भुत ग्रह माना जाता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, ठीक ना। अगर यदि प्रश्न पूछा जाए कि अंतरिक्ष से देखेंगे तो आकाश पृथ्वी का कलर कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। वो ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढका हुआ। हम लोग को पता है कि पृथ्वी पर 2/3 मतलब ज़्यादातर पानी ही पाया जाता है। इसी कारण अंतरिक्ष से जब देखते हैं इस ग्रह को तो नीला ही दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब अगला है मून। तो चलिए मून के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी के उपग्रह को मून कहता है। तो हमारी पृथ्वी, चलो उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह उसको कहते हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करे। तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो बृहस्पति हो गया। कितना हो गया? 67, हमने अभी तुरंत बताया था। तो चलिए आगे जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जिसको क्या बोलते हैं? चंद्रमा। इसकी व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ठीक ना, 1/4 भाग है चंद्रमा का व्यास। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रहों से अन्य खगोलीय पिंडियों की अपेक्षा नजदीक है, ठीक ना। ये जो चंद्रमा है हमारे पृथ्वी से बहुत नजदीक है, इसलिए यह बड़ा दिखाई पड़ता है, ठीक है। यह पृथ्वी के लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितना दिनों में लगाता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता, तो 27 दिन, ठीक ना। 27 दिन याद रखना कि एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा कितना समय लेता है? तो कितना हो जाएगा? 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। देखो चंद्रमा दो तरह के से रोटेट करता है। एक तो इस तरह करके घूमता है, अगर सपोज ये अगर पृथ्वी है तो इस तरह करके चारों किनारे घूमता है, ठीक ना, इसको परिक्रमा करना कहते हैं। और स्वयं इस तरह अपने अक्ष पे भी घूमेगा, ठीक ना, अपने केंद्र पे इस तरह करके घूमेगा। तो दोनों चक्कर लगाने में, ठीक ना, इसे करके घूम के चक्कर अपने खुद चक्कर लगाने में उसको 27 दिन लगता है और पृथ्वी का इस तरह करके चक्कर लगाने में भी 27 दिन लगता है। होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपने अक्ष में एक चक्कर लगाता है, कैसे, किसको कहा जाता है? इस कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो चंद्रमा हमारे निवास के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है ना वायु है, ठीक है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। ये चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन रात में चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, ठीक है। चंद्रमा जो होता है वह सूर्य की किरणों को ही पृथ्वी पर परिवर्तित करता है, जिसके कारण चंद्रमा को हम लोग देख पाते हैं, ठीक ना। वह सूरज से प्रकाश लिया, सूरज का से रोशनी लिया और चंद्रमा पे क्या किया? परिवर्तित किया, जिसके कारण पृथ्वी को रात में प्रकाश मिलती है। क्लियर? अब आगे जानते हैं ग्रहण के बारे में, ठीक ना। ग्रहण कैसे लगता है आखिर? तो चलिए देखते हैं कि ग्रहण खगोलीय घटना है, ठीक है। खगोलीय घटना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के परिक्रमण अवस्था के कारण ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रहण दो प्रकार का होता है। एक होता है चंद्र ग्रहण और दूसरा होता है सूर्य ग्रहण। तो चलिए जानते हैं चंद्र ग्रहण, या देख लेते हैं क्या है कि जब सूर्य और चंद्रमा, ठीक ना, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति में चंद्र ग्रहण कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया चंद्र ग्रहण के बारे में। क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, तो पृथ्वी का जो छाया रहता है वो चंद्रमा पे पड़ता है। तो चंद्रमा क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमय होता है और सूर्य के प्रकाश को ही परिवर्तित करता है पृथ्वी पर जब चंद्रमा पृथ्वी के आ जाने से बीच में ढक जाता है, वो सूरज के नजदीक नहीं आ पाता, तो जिसके कारण उसका प्रकाश यहाँ पे नहीं पहुंचता है, तो चंद्रमा हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक ना। तो इस स्थिति में चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है। क्लियर? पूर्णिमा के दिन चांद दिखाई देता है। अब आगे जानते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, तब चंद्रमा का छाया जो होता है वह पृथ्वी पर पड़ने लगती है।
जिसके कारण सूर्य का अक्षांश और पूर्ण भाग दिखाई नहीं पड़ती है। तो होता क्यों, इन दोनों के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो जिसके कारण चंद्रमा का छाया पृथ्वी पर पड़ता है और सूरज का जो भाग रहता है वह छाया ढक जाता है, जिसके कारण सूर्य नहीं दिखाई पड़ती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तब चंद्रमा का छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिसके कारण सूर्य का अक्षांश पूर्ण भाग दिखाई नहीं पड़ती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति अमावस्या के दिन होती है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। चलिए अब जानते हैं अगला। आगे है क्षुद्र ग्रह, जिसे इंग्लिश से एस्टेरॉयड कहा जाता है। चलिए इसे भी जान लेते हैं कि तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बहुत सारे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक तो तारे हो गए, ग्रह हो गए, एक उपग्रह हो गए, मतलब जो ग्रहों की परिक्रमा करे उसे उपग्रह कहते हैं, और असंख्य छोटे छोटे, ठीक ना, क्या होता है, खगोलीय पिंड होते हैं जिसको एस्टेरॉयड बोला जाता है। ठीक ना, इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह आकार में ग्रहों से छोटे व उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। यह मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में देखा जाता था। ठीक ना, मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में ये घूमते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, ठीक है, जो कई वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ग्रहों के ही भाग होते हैं जो ग्रह से ही टूटकर निकले होते हैं, ठीक ना, छोटे छोटे, और उससे जो बड़े हो गए, क्षुद्र ग्रह से जो बड़े हो गए उसको बोलते हैं उल्का पिंड। चलिए जान लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है उल्का पिंड। तो उल्का पिंड आकाश में कभी कभी एक और से दूसरे और अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उन्हें उल्का कहते हैं। ठीक ना, रात के समय आकाश में देखते हैं तो जिसे हम लोग टूटता तारा कहते हैं वे उल्का पिंड होते हैं। ठीक ना, बहुत अधिक वेग से वो गिरते हैं। ठीक ना, उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ठीक ना, अब होता यो कि पृथ्वी के अंदर जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो एक भाग होता है, ठीक ना, पृथ्वी के अंदर, तो जिसके कारण वायुमंडल का एक भाग होता है जिसके कारण वह क्षुद्र ग्रह उसी में ही जल जाते हैं और वह पृथ्वी पर नहीं गिरते, लेकिन कुछ कुछ छोटा सा अंश जो गिर जाता है उसे ही उल्का पिंड कहते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी। आगे है आकाशगंगा। चलिए इसे भी जान लेते हैं। आकाशगंगा जिसको मिल्की वे कहते हैं। तो देखिए, खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैले चौड़े सफेद पट्टी लाखों तारों के समूह या पट्टी आकाशगंगा कहलाता है। ठीक ना, तो होता है ये सौर मंडल में बहुत सारे तारे का जो ग्रह रहता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, बहुत सारे तारों का जो समूह रहता है उसे ही आकाशगंगा कहा जाता है। हमारे सौर मंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। ठीक है, तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। ठीक ना, प्राचीन काल में इसको क्या कहा गया कि आकाश में नदी बह रही है। ठीक है, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा के आकार के अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हमारे पूरे सौर मंडल के चक्र के क्षेत्रफल को 1 रुपए के सिक्के जितना समझा जाए तो उसकी तुलना से आकाशगंगा का क्षेत्रफल भारत की जनसंख्या का लगभग 1.5 गुना होगा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। क्लियर, कि आकाशगंगा जो होता है वो करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है, सब एक साथ मिलकर रहता है। इस प्रकार की लाखों, ठीक ना, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ही ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। अब आगे है उपग्रह, जिसको सैटेलाइट कहते हैं। तो सैटेलाइट के बारे में चलिए जान लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड का चित्र दिया हुआ है, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है, ठीक है, जो ग्रहों के चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब ये हुआ कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कितने ग्रह, 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जो रहता है चक्कर लगाता है सूरज का। तो उसी प्रकार ग्रहों का भी चक्कर लगाता है, और जो ग्रहों को चक्कर लगाता है उसी को ही क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, ठीक ना। बुध एवं शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। तो पूछा जाएगा कि कौन से ग्रह का नहीं होता है, तो बुध और शुक्र, मतलब एकदम सामने वाला ग्रह जो पहला ही 2 ग्रह आता है, बुध शुक्र, उसके बाद पृथ्वी आता है, ठीक है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। हमने बताया था उपग्रह के बारे में कि चंद्रमा का बृहस्पति का सबसे ज्यादा उपग्रह है, कितना है, 67 है, हम बताए थे। तो बृहस्पति ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, उसको बोलते हैं गैनीमेड, ठीक ना, गैनीमेड। तो ये जो गैनीमेड है ये बृहस्पति का ही है, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और उसी का ही सबसे बड़ा उपग्रह भी है, जिसको गैनीमेड कहते हैं, ठीक ना। तो सबसे बड़ा उपग्रह यदि पूछा जाएगा तो कौन सा है, तो गैनीमेड है। किसका है, तो वह हो जाएगा बृहस्पति का। क्लियर। आगे है, तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूरसंचार एवं खोज संबंधी कार्य के लिए मानव निर्मित उपग्रह का विकास किया है। अब हुआ यूं कि मानव अपनी जरूरतों के हिसाब से परिवर्तन करते गया है, तो संचार मतलब दूरदर्शन या फिर दूरदर्शन संचार के लिए उपग्रह का निर्माण किया है, ठीक ना। मानव खुद उपग्रह बनाया है जिसको सैटेलाइट कहते हैं, वो मानव निर्मित द्वारा उपग्रह है, ठीक ना। तो मानव निर्मित उपग्रह क्या था, चलिए जान लेते हैं उसके बारे में भी। तो अगला है कि मानव निर्मित उपग्रह, यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है, ठीक है ना। हम लोग जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है, उसके बाद जैसे चंद्रमा हो गया, वह प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है, नेचुरल द्वारा बनाया गया, लेकिन मनुष्य जो इसको बनाया गया, जिस तरह का उपग्रह बनाया गया उसको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी का संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इस उपग्रह का प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, ठीक ना। अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है तथा पृथ्वी के कक्ष पर स्थापित किया जाता है, ठीक ना। एक कक्ष पे स्थापित कर दिया और वह उसी कक्ष पे वह चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, भारत के द्वारा जो भेजा गया उपग्रह, उसमें से है इनसेक्ट, इंडुसेक्ट, IRS इत्यादि, ठीक है। इस मानव निर्मित उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है, उपग्रह का उपयोग तो रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं में किया जाता है। इसके साथ साथ सैन्य प्रयोजन के लिए भी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। सैनिक कार्रवाई के लिए सैनिक के द्वारा बहुत मदद मिलता है सैनिक को, इससे वे जान सकते हैं कि किसी और देश में क्या हो रहा है, क्या परीक्षण किया जा रहा है। तो जानने योग्य बात ये भी जान लेते हैं कि पृथ्वी पर, ठीक ना, पृथ्वी का पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है, स्पुतनिक 1 है, जो रसिया द्वारा बनाया गया था, ठीक ना। तो सोवियत संघ वर्तमान में रूस, ठीक है, सोवियत संघ वर्तमान में रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 में छोड़ा गया था, ठीक है। आई होप इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका क्वेश्चन आंसर बच गया है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। अगर मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।